चौपाल में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। अंजन चौपाल में आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी। वशिष्ठ नारायण सिंह जी से आज हम चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव पर, राजनीतिक समीकरणों पर और जानेंगे जमीनी हकीकत। नमस्कार वशिष्ठ नारायण सिंह जी। बहुत बहुत आज धन्यवाद। अंजन चौपाल में आपका स्वागत है। मोदी जी ने आज सभा की, चुनाव की तारीख आने के बाद पहली सभा थी बांका की, जिसमें उन्होंने बड़े बांके अंदाज में कहा कि 1,65,000 करोड़ वो बिहार की जनता को देना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता क्यों नहीं लेना चाहती है, उनका सवाल ये। देखिए, मोदी जी जो कुछ कहते हैं उसमें सच्चाई इतनी ही रहती है कि उसको पूरा करने में उनको विश्वास नहीं है। अब मोदी जी फिर 1.25 करोड़ रुपया का 40 करोड़ और उन्होंने घोषणा किया है, 125 करोड़। और मोदी जी का आज का जो भाषण हुआ, वो भाषण में स्पष्ट एक बात का संकेत दिया कि यह पुनः लुभाने वाली बात मैंने कह दिया है। यदि इस भ्रम में बिहार की जनता आ गई तो उनका काम निकल जाएगा। लेकिन बिहार के लोग केवल आश्वासन में विश्वास नहीं कर सकेंगे, उन लोगों को ठोस परिणाम निकलना चाहिए। जब उस लोकसभा के चुनाव में घोषणा के बाद बिहार में कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना बड़ा पैकेज की घोषणा उन्होंने इसलिए किया है कि मतदाताओं को लुभाया जा सके और इस भ्रम में पुनः स्थिति पैदा करके उनका वोट हासिल किया जा सके। लेकिन एक हथकंडा एक ही बार काम आता है, दूसरे बार वो काम नहीं आता है। वशिष्ठ जी, जैसे विशेष राज्य के दर्जा देने में समस्या क्या है और दोनों में अंतर क्या है कि इतना 1,65,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री घोषित कर दोनों में रहा है? अंतर है, दोनों में अंतर है। विशेष राज्य में कई सुविधाएं ऐसी होती हैं जिससे निवेश की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, और निवेश की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तो उससे रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। टैक्स में माफ़ी रहती है और विशेष पैकेज स्कीम्स के तहत होता है। और विशेष पैकेज उन्होंने दिया है, ये धोखा है। कह तो दिया है 125 करोड़, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार ने इसको स्पष्ट करने का काम किया है कि इसमें 87% ऑनगोइंग स्कीम्स, शेष राशि अभी है, उसमें 10 करोड़ का है, वो अलग है जिसका पता नहीं है। और इतना ही के आसपास बिहार को मिला है। अब इसी ढंग का ये एक ऐसा बयान है कि आंख में धूल झोंकने वाला बयान है। और आंख में धूल झोंकने का बयान इसलिए है कि आज का जो उनका भाषण हुआ, वो जो हम लोगों की आशंका थी वो सिद्ध हुआ। आज तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि भाजपा की सरकार आती है तब भी इस पैसे का सदुपयोग हो सकता है। यानी यदि भाजपा के लोगों को वोट नहीं मिलेगा तो ये पैसा बिहार को नहीं होगा। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं होता है। नरेंद्र मोदी उस समय एक उम्मीदवार थे। उस समय उनकी बात कहने का और आज उनकी बात कहने का एक बड़ा मतलब है। इसलिए बिहार में भाजपा का जनाजा निकलने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उनका विजन डॉक्यूमेंट भी आया, स्कूटी, टीवी, धोती, पता नहीं क्या क्या वो दे रहे हैं, तो इस तरीके की लोकलुभावन घोषणाओं से असर नहीं पड़ेगा वोटर पर? यही से पता चलता है कि उनका एक लॉन्ग टर्म भी प्रलोभन की योजना है और एक शॉर्ट टर्म भी। शॉर्ट टर्म में तो ऐसा आप साड़ी की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट लोगों को लुभाने की बात है ना।
गोबल्स की स्टोरी आप जानते हैं। एक सत्य को 100 बार यदि रिपीट कर जाते हैं तो वो सत्य का स्वरूप धारण कर लेता है। वही मोदी जी, और वो समृद्ध प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी सोच में उन लोगों का नहीं आ सकता है नक्शा, उन लोगों की तस्वीर उनकी सोच में नहीं आ सकती है जो अपने जीवन मरण का संघर्ष कर रहे हैं। वशिष्ठ जी, ये बात तो खैर बहुत मायने में आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके के कई आश्वासन हमारी जेडीयू सरकार ने भी दी, और उस समय भी दी जब गठबंधन में, और सभी लोग पूरे राज्य में बिजली की अपेक्षा कर रहे थे 24 घंटे। तो वो कुछ वादों को अब आप पूरा करने जा रहे हैं। आप अपने रास्ते पर सही थे, जो बढ़ता रहे बिहार का जो आपने नारा लिया है, देखिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनसे भी नहीं पूरी हो पाई मोदी जी। मेरा आशय यहाँ पे दूसरा है। मेरा ये है कि जिस तरीके के उन्होंने अपने प्रचार में कहा कि हम कोसी के लिए चेक भिजवा रहे थे, लेकिन अहंकारी मुख्यमंत्री ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो ये जो प्रचार की भाषा है और ये प्रचार का प्रभाव, इस पर हम आपसे चर्चा इसमें भी असत्य बोल करके मोदी ने प्रचार का बड़ा सहारा लिया था। आपने सुना है कि कोई कहीं दान देता है तो उसका प्रचार करता होगा, उसका पोस्टर छपवाता होगा, उसका विज्ञापन छपवाता होगा? ये तो दानशीलता, ये तो मदद का एक तरफ से मखौल उड़ाना हुआ। उन्होंने मदद दे करके शोहरत लेने की कोशिश की, और बराबर ट्रेजेडी, कैलेमिटी जाती है। एक राज्य दूसरे राज्य की मदद करते हैं। इतने ही पैसे से बिहार का बहुत भला नहीं होने वाला था। उसमें हजारों लाखों लोगों को पुनर्वासित करने की योजना थी, और इस पैसा को विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित करना, ये तो बिहार के स्वाभिमान पर चोट थी। उसको लौटाना बहुत ही आवश्यक था। और यदि वो आज कहते हैं कि लौटा दिए तो अपने ट्रेजरी में क्यों रख लिए? पैसा को तो भुना लिए और अपने ट्रेजरी में भी रख लिए। तो देखिए, प्रचार के माध्यम को आधार बना करके राजनीति में जो एक बार आता है, लंबे काल तक राजनीति में वो सफल नहीं रह सकता। लेकिन वशिष्ठ जी, हमने उसी प्रचार तंत्र को हायर किया है जनता दल यूनाइटेड ने, जो कल तक नरेंद्र मोदी का प्रचार तंत्र था, जिसने इस देश में संसदीय लोकतंत्र की छवि, तरीका, सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ पूंजीवादी ढंग से बदल दिया। आपने सही कहा, और अच्छी बात आपने कहा। जब लोकतंत्र पर खतरा आ जाए, जब लोकतंत्र की मर्यादा, मान्यताओं के ऊपर प्रचार का इतना असर पड़ जाए, तो उसका मुकाबला करने के लिए कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जनता ठगी जाएगी। हमने मजबूरी में ये सब कामों को किया है, और मजबूरी में कामों को किया है, सीमित साधनों का बेहतर उपयोग किया है। बेतहाशा धन हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास तो चुनाव संचालन किसी ढंग का करने का पैसा। अब इसका एक प्रमाण मैं देता हूँ। एयरपोर्ट पर चल जाइए, देखिएगा कि कितने हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर खड़े हैं। किसके लिए खड़े होते हैं? अधिकांशतः उसमें सभी पार्टियों को मिला करके अकेले भाजपा के जितने हेलीकॉप्टर हैं वो अधिक हो जाते हैं, सभी मिलाकर। तो जो आपने कहा कि नई संस्कृति को जो उन्होंने लाया है, इसका मुकाबला के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। उस भ्रामक प्रचार को ध्वस्त करने के लिए आपको कुछ नए रास्ते अख्तियार करना पड़ेगा। और हम लोगों के पास अब देखिए, जो इश्तिहार आया है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहीं आ रहे हैं।
केंद्र के मंत्री भी बिहार में आए हैं और लगता है कि दिल्ली चली आई है बिहार में। दिल्ली की सरकार बिहार में अभी आके ठहर गई है, अपने विभाग की चिंता नहीं है। दिल्ली में जो जिम्मेवारी है उसको बिहार के लोगों को ठगने में, बिहार के लोगों को एक भ्रम में डालने के लिए वो लोग यहाँ, लगता है कि सरकार दिल्ली में नहीं चल रही है, पटना में उसके मंत्री यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये लड़ाई आपको गैर बराबरी की नहीं लगती? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ सुशासन बाबू या सुशासन विकास पुरुष के रूप में श्री नीतीश जी। तो ये मतलब ये प्रधानमंत्री बना मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री की लड़ाई गैर बराबरी की नहीं लगती आपको? इसको देखिए, कहाँ गैर तक बराबरी की आप देखिए, आपके पास एग्जाम्पल भी है। इन लोगों ने दिल्ली के चुनाव को, जब केजरीवाल और भारत की बीजेपी की पूरी शक्ति और जो देश का राजधानी है दिल्ली, उसमें पूरी शक्ति लगी हुई थी। केंद्र से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इतना अधिक दौरा हुआ और उसमें उन लोगों ने क्या किया और कैसे ध्वस्त हो गए। आपको पहले ही कहा था कि एक हथकंडा एक बार, और केजरीवाल जीते कैसे? केजरीवाल जीते ग्रास रूट के संगठन के आधार पर। केजरीवाल पर इन लोगों ने अंडा फेंका, केजरीवाल पर तरह तरह से इन लोगों ने ढेला और अन्य सबको प्रयोग किया। कहाँ बीजेपी चली गई थी? चूंकि एक आधार केजरीवाल का बहुत मजबूत था, ये हवा में थे और केजरीवाल बूथ पर खड़ा था। और जो हवा में होता है और बूथ पर खड़ा और बूथ पर फैसला होने वाला था, तो वहाँ सरजमीन पर खड़ा होता है। हवा में महल बनाने वाले लोगों को ध्वस्त करने में उसको दिक्कत नहीं होती। वशिष्ठ जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको लगता है हमारे लोकतंत्र मतदाता इतना समझदार हुआ है? अगर हुआ होता तो जम्मू कश्मीर, आंध्रा, तेलंगाना, देखिए, हाँ महाराष्ट्र, उनमें इस प्रजातंत्र के बल पे ही तो जीत हुई, इसी शैली के प्रचार से। अभी आपको मैं बताता हूँ, इस बार आप देख लीजिए कि आरएसएस हावी हो गया है बीजेपी के एजेंडा पर। सब कुछ नागपुर में तय होता है। अब जो आपने कहा था 17 वर्षों के बाद अलग जो हुए, हम मिनिमम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार में शामिल हुए थे। उस समय भी हमारी आइडेंटिटी अलग थी और बीजेपी की आइडेंटिटी अलग थी। 3 मुद्दों को हम लोगों ने छोड़ दिया था, उस पर समझौता नहीं किया था। कश्मीर के मुद्दे, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या के मुद्दे। वशिष्ठ जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको लगता है हमारे लोकतंत्र मतदाता इतना समझदार हुआ है? अगर हुआ होता तो जम्मू कश्मीर, आंध्रा, तेलंगाना, देखिए, हाँ महाराष्ट्र, उनमें इस प्रजातंत्र के बल पे ही तो जीत हुई, इसी शैली के प्रचार से। अभी आपको मैं बताता हूँ, भारत में लोकतंत्र रोज रोज मजबूत होता जा रहा। समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए समस्याओं का रूप कुछ बढ़ा भी है। लेकिन इतना विविधता के देश में, इतनी भाषा होने के बावजूद भी, अनेक संस्कृतियों में बटे रहने के बावजूद भी, लेकिन बीजेपी की जिस तरह जीत हुई है, यही अब बीजेपी से खतरा लोकतंत्र को हो गया। बीजेपी अधिनायकवादी प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। अब मोदी जी के मंत्रिपरिषद की हालत देख लीजिए। एक अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को और अपने विभाग का सेक्रेटरी को भी एक आदमी अपने ढंग से नियुक्त नहीं कर सकता। अब जानते हैं, प्रधानमंत्री और लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद
प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच में प्रथम होता है, उसके बीच में समन्वय यदि खत्म हो जाए तो लोकतंत्र की बुनियाद पर एक बड़ी चोट पहुंच जाती है। और मोदी जी के शासनकाल में अभी यही कुछ दिखाई पड़ रहा। मोदी जी को चिंता अब केवल अपने व्यक्तित्व को और अपने नाम बढ़ाने की। वैसे जी 17 बरस आप लोगों का साथ रहा, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को छोड़ने तक का आपने वो उठाया, बीड़ा उठाया, ये कहना चाहिए कि आप अपनी विचारधारा के विरोध में जा कर के आप बीजेपी के साथ गए। और उसके बाद भी बीजेपी के चरित्र में क्या इन दिनों ऐसा बदलाव हुआ कि आपको बीजेपी छोड़ने की ज़रूरत महसूस आपने हुई, सही बीजेपी बात का साथ? फरमाया। अभी यही उन लोगों के एक प्रचार का माध्यम भी है, 17 वर्ष। लेकिन आप जान लीजिए, उस समय का बीजेपी का चरित्र और आज के बीजेपी के चरित्र में आकाश पाताल का अंतर हो गया। उस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका व्यक्तित्व उदार था। लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में संगठन की शक्ति थी। साथ साथ मुरली मनोहर जैसे ऐसे व्यक्ति भी उस समय हावी थे। उस समय संप्रदायवाद ये इतना स्वरूप और आरएसएस का विकराल रूप नहीं दिखाई पड़ा था। इस बार आप देख लीजिए कि आरएसएस हावी हो गया है बीजेपी के एजेंडा पर। सब कुछ नागपुर में तय होता है। अब जो आपने कहा था 17 वर्षों के बाद अलग जो हुए, हम मिनिमम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार में शामिल हुए थे। उस समय भी हमारी आइडेंटिटी अलग थी और बीजेपी की आइडेंटिटी अलग थी। 3 मुद्दों को हम लोगों ने छोड़ दिया था, उस पर समझौता नहीं किया था। कश्मीर के मुद्दे, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या के मुद्दे, इस पर बीजेपी के लाइन को हम लोगों ने नहीं माना था। और जब मोदी जी आए तो लगा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा में अब तो इतना बदलाव आ गया है, तो हम लोग कैसे उस पार्टी के साथ रह सकते थे। छोड़िए 17 बरस की बात, हम ही लोग से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के जितने उनके सहयोगी दल थे, कई ने साथ छोड़ दिया। लेकिन वैसे से कहा यह जाता है और समझा भी यही जाता है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के जो अहम की लड़ाई नीतीश जी और मोदी जी के बीच में रही, देखिए, तो ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। ये बीजेपी का एक प्रचार है और बीजेपी बड़ा अजीब तरह के प्रचार में विश्वास करते हैं। अब कहते हैं लोग कि जो भोज कैंसिल हुआ तो ये बड़ा बीजेपी के लिए सह नहीं था, तो फिर नीतीश जी के नेतृत्व में अगला चुनाव क्यों लोग लड़े? नीतीश जी के नेतृत्व में उसके बाद भी चुनाव लड़े। इनका सत्ता प्रेम के बगैर एक बार सत्ता की चसक इनको लग गई है, इसलिए अब उसको किसी न किसी ढंग से प्रचारित कर रहे हैं। नीतीश जी का बैकग्राउंड समाजवादी है, वो जेपी मूवमेंट के, इसलिए जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं वो प्रचार के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री की ललक के चलते हमारा मतभेद हुआ। हमारे मतभेद उनसे हो गए थे और उनको मालूम था कि मोदी जी जैसे व्यक्ति शीर्ष स्थान पर पहुंचेंगे तो जनता दल को, यहाँ के एक एक नेता को मालूम था फिर जनता दल के साथ संबंध निभाना मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ी विचित्र विडंबना नहीं है कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे
और उस पार्टी से आपका समझौता रहा जो सवर्णवादी रहा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ रहे आप 17 बरस तक, तो ये सामाजिक न्याय का बिहार और कैसे बिहार के और निर्णय में जी सारे जो नीतीश कुमार की नीति थी, समावेशी विकास, सामाजिक नीति, न्याय के साथ विकास, इन सारे सवालों पर उन लोगों ने समझौता किया था। और सरकार चलाने में भले ही उनकी मंत्रियों की संख्या हो, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आरक्षण के मुद्दे पे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ये हमेशा से बीजेपी का चरित्र रहा है कि आरक्षण को कभी उसने मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया, और आज भी वही चीज़ आरएसएस के लोग कह रहे हैं। तो उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये संवैधानिक व्यवस्था है, जी इसके छेड़ने की क्या जरूरत थी? बिहार में कास्ट की रैलियां सबसे अधिक कौन किया? कौन? छोटे मोटे बीजेपी ने किया है इस बीच। ये इस मौके पर आरक्षण की बात उठा करके इन लोगों ने जातिवाद को प्रश्रय देने का काम किया। तो ऐसे चीजों को काटने की जरूरत भी पड़ती। जदुवंशियों की बात तो प्रधानमंत्रियों ने कही थी, तो जदुवंशियों को अपील कर रहे हैं कि आपको संरक्षण देने का हम काम करेंगे। तो क्या ये जातिवादी खेल नहीं है क्या? ये जिन बातों को छेड़ते हैं, करते हैं, उस बात को स्वीकार करने में भी इनको दिक्कत होती है। यहाँ अनेक कास्ट रैलियां हुई हैं जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया है, और ये दूसरे के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। जाति एक सच्चाई है, लेकिन जाति ही केवल संपूर्णता में, चुनाव में नहीं, विकास एक बड़ा मुद्दा है। और हम विकास, सामाजिक न्याय, गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को आधार बना करके यहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा होगा न्याय के साथ विकास, हमारा मुद्दा होगा समावेशी विकास, हमारा मुद्दा यहाँ पर यह होगा कि जो रोड, पुल, पुलिया, बिजली, सड़क, अस्पताल, शिक्षा, साइकिल, जो स्कूटी, टीवी, लैपटॉप से आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, इसे लड़ेंगे हम। 1 लाख से अधिक हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होंगे। हम उनके धन और उनकी संपदा का, साधन का उपयोग श्रम शक्ति के रूप में हमारे कार्यकर्ता करेंगे, जो बूथों पर खड़ा हैं। इनके भारत वर्ष से बुलाए हुए कार्यकर्ताओं के बल पर यहाँ के ज़मीन पर खड़े कार्यकर्ताओं का ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ऐसा पूरा हमको विश्वास है। तो धन्यवाद वशिष्ठ नारायण सिंह जी हमसे चर्चा के लिए। तो अंजन चौपाल में आज हमारे साथ थे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मुख्य चुनावी रणनीतिकार श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दिए इजाज़त। धन्यवाद।